नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो स्रोतों का ये ताज़ा ढेर हमारे सामने है। आज पानी की वैश्विक स्थिति से लेकर संयुक्त राष्ट्र के बड़े बदलावों तक, भारत में कानूनों की जमीनी हकीकत से लेकर दुनिया के बदलते समीकरणों और नई तकनीक तक बहुत कुछ है आज। जी बिल्कुल। मकसद साफ है, इन स्रोतों से वो सबसे जरूरी जानकारी और समझ निकालना जो हमें अपडेटेड रखे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज के स्रोत दिखाते हैं कि ये सारे मुद्दे कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। पानी का संकट वैश्विक संस्थाओं पर दबाव डालता है, वहीं सामाजिक न्याय और कानून का सवाल देश की अपनी चुनौतियों से जुड़ा है, और भू राजनीति वो इन सबको प्रभावित करती है। एक जटिल तस्वीर है, कह सकते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन मतलब WMO की वैश्विक जल स्रोतों की स्थिति 2024 रिपोर्ट से। रिपोर्ट का निचोड़ काफी चिंताजनक लगता है। हाँ। ये कह रही है कि हमारा जल चक्र यानी वाटर साइकिल अब काफी ज्यादा अस्थिर और चरम मतलब एक्सट्रीम होता जा रहा है। कहीं भयंकर बाढ़ तो कहीं अभूतपूर्व सूखा। हाँ, ये आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। रिपोर्ट साफ तौर पे कहती है कि लगातार तीसरे साल दुनिया भर के ग्लेशियर पिघले हैं और उन्हें नुकसान हुआ है। तीसरे साल लगातार। जी। और चिंता की बात यह है कि कई छोटे ग्लेशियर तो पहले ही पीक वाटर पॉइंट पर पहुंच गए हैं या उसके करीब हैं। पीक वाटर पॉइंट मतलब पीक वाटर यानी वो स्थिति जब ग्लेशियर्स से पिघलकर आने वाला सालाना पानी अपने अधिकतम स्तर पर होता है, और उसके बाद ग्लेशियर के सिकुड़ने से ये पानी कम होने लगता है। अच्छा, मतलब भविष्य में उन पर निर्भर नदियों में पानी कम हो सकता है फिर? जी बिल्कुल। जहां पीक वाटर पार हो गया वहां तो यही होगा ना। और इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के लगभग 2/3 नदी बेसिन में हालात सामान्य नहीं हैं। या तो जरूरत से ज्यादा पानी है जिससे बाढ़ आ रही है। जैसे कहां पर? जैसे अफ्रीका के कुछ हिस्सों में असामान्य भारी बारिश हुई, यूरोप और एशिया में बड़ी बाढ़ें देखी गईं, या फिर पानी की शिद्दत कमी है जैसा अमेज़न बेसिन में, वहां भयंकर सूखा पड़ा। तो ये अस्थिरता बड़े पैमाने पर दिख रही है। और ये सब सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। हाँ, इसका सीधा संबंध है। देखिए, जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ये पानी के पूरे चक्र को तेज कर रहा है। तेज कर रहा है कैसे? ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। इससे हवा में ज्यादा नमी पहुंचती है, जो फिर कहीं भारी बारिश बनकर बरसती है, तो कहीं कहीं मौसम के पैटर्न बिगड़ने से सूखा पड़ता है। हाँ। नदी का बहाव, झीलों का स्तर, जमीन के नीचे का पानी, ग्लेशियर्स, सब पर असर पड़ रहा है। और इसी वैश्विक पर्यावरण संकट के बीच दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र में भी बड़े बदलावों की बातें चल रही हैं। ये UN80 पहल का जिक्र है। क्या ये UN को इन नई चुनौतियों के लिए तैयार करने की कोशिश है? काफी हद तक यही मकसद है। हाँ, UN80 पहल संयुक्त राष्ट्र की 80वीं सालगिरह से जुड़ी है, और इसका उद्देश्य UN सिस्टम को ज्यादा प्रभावी, तेज और आज की हकीकत के मुताबिक ढालना है। अच्छा। हाल ही में शिफ्टिंग पैराडाइम्स यूनाइटेड टू डिलीवर नाम की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें UN के काम करने के तरीके और उसके ढांचे में बड़े बदलावों के प्रस्ताव हैं। किस तरह के बदलावों की बात हो रही है? क्या कुछ खास विभाग या एजेंसियों पर फोकस है? हाँ, कई अहम क्षेत्रों में सुधार की बात है, जैसे शांति और सुरक्षा के मुद्दे पे। वहाँ अलग-अलग दफ्तरों और लीडरशिप को एक साथ लाने का प्रस्ताव है, ताकि बेहतर तालमेल हो। ओके। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मोर्चे पर UNDP, UNOPS, UNFPA और UN Women जैसी जो बड़ी एजेंसियां हैं, उनके विलय की संभावना का आकलन करने की बात है। विलय मतलब मर्जर? जी, मर्जर, ताकि विकास कार्यों में दोहराव कम हो और असर बढ़े। यहाँ तक कि 2026 तक UNAIDS को खत्म करने की भी सिफारिश की गई है। एजेंसियों का विलय ये तो बड़ा कदम होगा। और मानवाधिकार या मानवीय सहायता के बारे में? मानवाधिकारों के लिए एक मजबूत एकीकृत समूह बनाने का सुझाव है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मानवाधिकार UN के हर काम के केंद्र में हों, और मानवीय सहायता पहुंचाने में जो नौकरशाही और देरी होती है, उसे कम करने के लिए एक न्यू ह्यूमैनिटेरियन कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव है, ताकि मदद जल्दी पहुंचे। हाँ, कोशिश यही है कि मदद जल्दी और प्रभावी ढंग से पहुंचे। और आजकल हर जगह तकनीक और डेटा की बात होती है। क्या UN सुधारों में भी इसका रोल है? बिल्कुल। कामकाज को मॉडर्न बनाने और सदस्य देशों के साथ बेहतर तालमेल के लिए UN सिस्टम डेटा कॉमन्स बनाने का प्रस्ताव है। डेटा कॉमन्स मतलब सारा डेटा एक जगह? हाँ, जहाँ सारा डेटा एक जगह उपलब्ध हो। साथ ही नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म का भी सुझाव है।
और हाँ, फंडिंग के तरीके बदलने की भी बात है ताकि यूएन की प्राथमिकताओं के लिए पैसा जुटाना आसान हो। कुल मिलाकर यूएन को अंदर से बदलने की एक बड़ी कोशिश दिख रही है, कह सकते हैं। चलिए, अब वैश्विक मुद्दों से हटकर थोड़ा भारत पर आते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम यानी PWDV एक्ट 2005, इसे हाल ही में 20 साल हो गए हैं। ये कानून अपने आप में मील का पत्थर था। जी बिल्कुल। लेकिन NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के आंकड़े देखें तो महिलाओं के खिलाफ दर्ज करीब 4.45 लाख अपराधों में सबसे ज्यादा मामले पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के थे। ये दिखाता है कि कानून होने के बावजूद जमीनी हकीकत शायद कुछ और है। निश्चित तौर पर ये विरोधाभास चिंताजनक है। PWDV एक्ट की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने घरेलू हिंसा की परिभाषा को बहुत व्यापक बनाया। व्यापक मतलब किस तरह से? इसमें सिर्फ मारपीट ही नहीं, बल्कि यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न या इनकी धमकी को भी शामिल किया गया। दहेज के लिए परेशान करना भी इसके दायरे में आता है। अच्छा। कानून ने एक ढांचा भी खड़ा किया, जैसे हर जिले में संरक्षण अधिकारियों, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति, जो पीड़ित महिला की मदद करें, उन्हें कानूनी सलाह दें और जरूरत पड़ने पर शेल्टर होम तक पहुंचाएं। सेवा प्रदाता संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन, शेल्टर होम और मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था, ये सब इसी का हिस्सा है। तो पीड़ित महिला को इस कानून से क्या-क्या मदद मिल सकती है? अधिकारों के लिहाज से क्या अहम है इसमें? पीड़ित महिला कई तरह की राहत कोर्ट से मांग सकती है, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर ताकि उत्पीड़क उसे और परेशान न करें, रेजिडेंस ऑर्डर, हाँ, यानी उसे साझे घर में रहने का अधिकार मिले, भले ही घर उसके नाम पर ना हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। बच्चों की कस्टडी के लिए आदेश, गुजारा भत्ता या मुआवजा, शेल्टर होम में रहने की व्यवस्था और मेडिकल मदद भी मांग सकती है। ये तो हुई कानून की बात, लेकिन जैसे कि NCRB के आंकड़े दिखाते हैं, अमल में दिक्कतें हैं। चुनौतियां क्या हैं इसके सामने? चुनौतियां कई स्तरों पर हैं। सबसे बड़ी है सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। अक्सर समाज पीड़िता को ही दोषी ठहराने लगता है, विक्टिम ब्लेमिंग जिसे कहते हैं। हाँ, ये तो है। कई महिलाएं आर्थिक रूप से पति या परिवार पर निर्भर होती हैं, इसलिए शिकायत करने से डरती हैं। फिर ढांचागत समस्याएं हैं। शेल्टर होम्स की हालत कई जगह अच्छी नहीं है, उनकी संख्या भी कम है। अदालतों में दोष सिद्धि दर मतलब कन्विक्शन रेट वो भी कम है, जिससे उत्पीड़कों को सजा का डर कम रहता है। और संस्थागत स्तर पर क्या सिस्टम पूरी तरह तैयार है? वहां भी कमियां हैं। कई महिलाओं को इस कानून के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। जो संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं या पुलिस है, उनकी ट्रेनिंग और संवेदनशीलता में भी कमी देखी जाती है। और एक नई चिंता जो सामने आ रही है वो है इस कानून के तहत झूठे मामले दर्ज होने की बढ़ती शिकायतें, जिसका असर असली पीड़ितों पर भी पड़ सकता है। हाँ, ये भी एक पहलू है। तो कानून अच्छा है, पर उसका असरदार कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। घरेलू हिंसा का ये मुद्दा हमें एक और बड़े सवाल पर ले आता है, न्याय तक सबकी पहुंच। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस पर चिंता जताई थी कि कैसे समाज के कमजोर और हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए न्याय पाना अब भी मुश्किल है। हाँ, ये एक बुनियादी चिंता है। हमारा संविधान अनुच्छेद 14 कानून के सामने बराबरी, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खास तौर पर अनुच्छेद 39A उसमें क्या है? वो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। इनके जरिए न्याय तक पहुंच को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत में कई दीवारें खड़ी हैं। किस तरह की दीवारें? कई तरह की। भौगोलिक दूरी, अदालतें और अच्छे लॉ कॉलेज अक्सर बड़े शहरों में होते हैं। दूर दराज के गांव के लोगों की पहुंच से बाहर। भाषा एक बहुत बड़ी बाधा है। अंग्रेजी? हाँ, क्योंकि कोर्ट की कार्यवाही और कानूनी पढ़ाई ज्यादातर अंग्रेजी में होती है। फिर आर्थिक बोझ, वकील की फीस, कोर्ट का खर्चा, ये सब आम आदमी के लिए बहुत महंगा है। सामाजिक बाधाएं भी हैं, जैसे जातिगत भेदभाव, अशिक्षा और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी ना होना। और अदालतों पर बोझ का क्या? वो भी एक बड़ा फैक्टर है। डिजिटल डिवाइड भी है और अदालतों पर मुकदमों का पहाड़ जैसा बोझ। निचली अदालतों में ही सुना है 4.6 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। ये सब मिलकर न्याय को दूर कर देते हैं। इन बाधाओं को हटाने के लिए क्या कुछ हो रहा है? सरकार या न्यायपालिका की तरफ से कोई पहल है? कोशिशें तो हो रही हैं। नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स चल रहा है, जिसका मकसद कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और पेंडिंग केस कम करना है।
सबसे महत्वपूर्ण है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। अच्छा, वो नालसा सालसा वाला। जी हाँ, जिसके तहत नालसा राष्ट्रीय स्तर पर, सालसा राज्य स्तर पर और तालुका स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता देने वाली संस्थाएं बनी और लोक अदालतों की शुरुआत हुई। अदालतों को कंप्यूटराइज करने के लिए ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो आगे क्या करने की जरूरत है ताकि न्याय सच में सबके लिए सुलभ हो? विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ कदम उठाने जरूरी हैं, जैसे अदालती कार्रवाई में स्थानीय भाषाओं को ज्यादा जगह मिले, कानूनी शिक्षा सस्ती हो, शायद स्कॉलरशिप या फीस में छूट के जरिए। खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में ज्यादा अदालतें और कानूनी सहायता केंद्र खुलने की जरूरत है। और तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ केस फाइल करने तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरी न्याय प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने में हो। चलिए अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर डालते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते की खबर आई है। इसमें एक क्लॉज है जो ध्यान खींचता है, किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, ये वाकई एक अहम घटनाक्रम है जिसके दूरगामी असर हो सकते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा के नज़रिए से देखें तो ये सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा चिंताओं, चाहे वो ईरान से हो, यमन के हूती विद्रोहियों से या इजराइल के हालिया कदमों से, के मद्देनज़र एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच दे सकता है। और इसमें वो परमाणु वाली बात भी है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि समझौते में पाकिस्तान सऊदी अरब को एक तरह की परमाणु सुरक्षा छतरी दे सकता है। अगर ये सच है तो ये मध्य पूर्व जैसे अस्थिर क्षेत्र में परमाणु तनाव की आशंकाओं को और बढ़ाएगा। जाहिर है, क्या इसका मतलब ये है कि इस इलाके में अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है और नए शक्ति केंद्र बन रहे हैं? ये संभव है। परंपरागत रूप से अमेरिका इस क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी देता रहा है, लेकिन मौजूदा हालात, खासकर जब अमेरिका का प्रमुख सहयोगी इजराइल गाजा में कार्रवाई कर रहा है और अमेरिका का फोकस दूसरी तरफ भी है, तो शायद सऊदी अरब जैसे देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। इस स्थिति से जो एक रणनीतिक खालीपन, मतलब स्ट्रेटेजिक वैक्यूम पैदा हो सकता है, उसका फायदा उठाने की कोशिश चीन जैसे देश भी कर सकते हैं, जो पहले से ही इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। भारत के लिहाज से इसके क्या मायने? एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ सऊदी अरब जिसके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। ये थोड़ा पेचीदा है। ये भारत के लिए एक जटिल स्थिति बनाता है। बिल्कुल, सीमा पार आतंकवाद पर भारत की जवाबी कार्रवाई की नीति को देखते हुए ये संभव है कि पाकिस्तान भविष्य में किसी टकराव की स्थिति में इस समझौते को एक सामरिक प्रतिरोधक, मतलब स्ट्रेटेजिक डिटरेंट के तौर पर पेश करे। मतलब डराने के लिए? हाँ, एक तरह से। मतलब ऐसी ताकत दिखाना जिससे दूसरा पक्ष सैन्य कार्रवाई से हिचकिचाए। लेकिन जैसा आपने कहा, भारत और सऊदी अरब के रिश्ते भी बहुत मजबूत हैं। 2010 से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सऊदी अरब हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। तो रेमिटेंसेस भी बहुत आते हैं वहां से। जी हाँ, वहाँ काम करने वाले लाखों भारतीय भारी मात्रा में पैसा रेमिटेंसेस भारत भेजते हैं। तो भारत को इस नए समीकरण पर बहुत ध्यान से नजर रखनी होगी, संतुलन बनाना होगा। एक और पोर्ट है जो सुर्खियों में है, ईरान का चाबहार बंदरगाह। अमेरिका ने कथित तौर पर भारत को इस पर दी गई प्रतिबंधों से छूट वापस लेने का मन बनाया है। ये भारत के लिए कितना अहम है? चाबहार भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर एक डीप वाटर पोर्ट है, यानी गहरे पानी का बंदरगाह जहां बड़े जहाज आ सकते हैं। और भारत के सबसे करीब भी है शायद? जी, ये भारत का सबसे नजदीकी ईरानी पोर्ट है। सबसे बड़ी बात, ये भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक सीधा रास्ता देता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अमेरिका ने 2018 में ईरान पर लगे अपने प्रतिबंधों से चाबहार परियोजना को खास छूट दी थी। हाल ही में भारत ने इसे 10 साल तक चलाने और विकसित करने का समझौता भी किया था IPGL के जरिए। और ये INST का भी हिस्सा है ना? हाँ, ये बंदरगाह भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने वाले प्रस्तावित इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INST का भी अहम हिस्सा है। तो अगर ये छूट वापस होती है तो ये भारत की मध्य एशिया कनेक्टिविटी योजनाओं के लिए निश्चित रूप से एक झटका होगा, बड़ा झटका। चलिए अब कुछ और अलग अलग अपडेट्स पर फटाफट नजर डालते हैं। तकनीक में डीप सीक AI और रीइंफोर्समेंट लर्निंग RL की बात हो रही है। ये RL क्या भला है, जरा आसान शब्दों में समझाएंगी? हाँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग RL
ये मशीन लर्निंग का एक तरीका है। इसे ऐसे समझिए कि मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसे एजेंट कहते हैं, वो खुद से सीखता है बिना किसी के सिखाए। वो कोई काम करता है, जैसे कोई गेम खेलना या रोबोट का चलना, और उसके नतीजे के आधार पर उसे या तो इनाम मिलता है या सजा। इस इनाम या सजा से वो सीखता है कि अगली बार क्या करना बेहतर रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इनाम मिले। अच्छा, ट्रायल एंड एरर जैसा। हाँ बिल्कुल, ट्रायल एंड एरर से सीखना। जैसे डीप सीक एआई का शोध दिखाता है कि आरएल का इस्तेमाल करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स, मतलब चैट जीपीटी जैसे। हाँ, वो एआई जो भाषा समझते और लिखते हैं, उनकी तर्क करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, और पानी के जहाज भी अब खुद से चलने की तैयारी में हैं। प्रोजेक्ट स्वायत्त का जिक्र है। हाँ, प्रोजेक्ट स्वायत्त का लक्ष्य है भारत का पहला मैरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप, एमएसएस मतलब ऐसा जहाज जो समुद्र में काफी हद तक खुद से चल सके बिना ज्यादा इंसानी दखल के। इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग IRS इसे लीड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने ऐसी ऑटोमेशन के 4 लेवल बताए हैं, बेसिक ऑटोमेशन से लेकर पूरी तरह बिना नाविक के चलने वाले जहाज तक। वाह, भविष्य की टेक्नोलॉजी। जी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत में कोई बड़ा इवेंट भी होने वाला है। जी, भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। जी। ये पहली बार है कि ग्लोबल साउथ का कोई देश ऐसा बड़ा AI समिट आयोजित कर रहा है। अच्छा, थीम क्या है? थीम है लोग, पृथ्वी और प्रगति, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। इसमें AI स्टार्टअप्स के लिए पिच फेस्ट और युवाओं, महिलाओं के इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज जैसी चीजें भी होंगी। फोकस इस पर रहेगा कि AI का इस्तेमाल सबके भले के लिए कैसे हो। बढ़िया। कुछ और छोटी लेकिन अहम खबरें भी हैं, शायद फटाफट बता दीजिए। हाँ, तेजी से कुछ और बातें। पहला, ब्लू पोर्ट्स। भारत ने मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों को आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के साथ समझौता किया है। ब्लू पोर्ट्स। जी, FAO की ब्लू पोर्ट्स पहल के तहत दीव, पुडुचेरी और गुजरात में 3 बंदरगाहों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्मार्ट फिशिंग हार्बर बनाया जाएगा। दूसरा, मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR। पुडुचेरी भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने 0 मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य हासिल किया है। 0, जबरदस्त। हाँ, SDG लक्ष्य इसे प्रति 1 लाख जन्म पर 70 से कम लाना है। भारत का औसत अभी 93 है। वैसे 8 राज्य ये लक्ष्य पहले ही पा चुके हैं। तीसरा, मैंगनीज अयस्क। सरकारी कंपनी MOIL अब 46% से कम ग्रेड वाले मैंगनीज अयस्क का निर्यात कर सकेगी। ये स्टील बनाने में काम आता है। अच्छा, भंडार कहाँ है इसके सबसे ज्यादा? भंडार ओडिशा में सबसे ज्यादा है, पर उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। चौथा, एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। इस स्कीम में निर्यात के लिए बनने वाले सामान के कच्चे माल को बिना ड्यूटी दिए आयात करने की छूट मिलती है। हाल ही में कुछ कंपनियों पर इसका गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। मतलब ड्यूटी फ्री मंगाया कच्चा माल, घरेलू बाजार में बेच दिया। ओह, ये तो गड़बड़ है। UAE, संयुक्त अरब अमीरात। आजकल खबरों में है भारत UAE निवेश बैठक हुई थी। याद रखने वाली बात है कि ये 7 अमीरातों का संघ है, अरब प्रायद्वीप के पूर्व में है और हुर्मुज जलडमरू मध्य के पास इसकी लोकेशन बहुत अहम है। कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है। वाह, तो आज हमने दुनिया में पानी के बढ़ते संकट और UN में बदलाव की सुगबुगाहट से लेकर भारत में घरेलू हिंसा कानून की चुनौतियों और न्याय तक पहुंच की बाधाओं, फिर पाकिस्तान सऊदी के नए रक्षा समझौते और चाबहार पर मंडराते संकट, और आखिर में AI ऑटोनोमस जहाजों और कुछ जरूरी अपडेट्स तक का सफर तय किया। काफी कुछ कवर हुआ आज। हाँ, ये सब दिखाता है कि कैसे स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दे एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। पर्यावरण की चिंता वैश्विक नीति को आकार देती है, सामाजिक कानून जमीनी हकीकत से जूझते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते अर्थव्यवस्था और तकनीक पर सीधा असर डालते हैं। कुछ भी अलग थलग नहीं है ना? बिल्कुल। और इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर सोचें तो एक सवाल मन में आता है। क्या? कि दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है, पर्यावरण, तकनीक, ताकत के समीकरण, क्या हमारी वैश्विक संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र, जिसका हम सुधार करने की बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई इतनी तेज और लचीली बन पाएंगी कि इन बदलावों के साथ कदम मिला सकें, या वो हमेशा हालात से एक कदम पीछे ही रहेंगी? ये सवाल ये सोचने पर मजबूर करता है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।